राजनीति की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की खबर से, जो आज बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। ममता सरकार पर करारा प्रहार कर रहे थे, मगर बंगाल जाने से पहले कल रात में लखनऊ से ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। देखिए यूपी से बंगाल तक बुलडोजर बाबा ने कैसे चढ़ाया ब्रह्मास्त्र। वंदे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रश्मि रथी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का जिक्र करते हुए सिंहासन खाली करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने नाम तो नहीं लिया, मगर समझा जा सकता है कि उनका संदेश बंगाल की ममता सरकार के लिए था। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। देश को जब भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बंगाल चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। योगी बंगाल में माफिया राज और भ्रष्टाचार पर लगातार ममता सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में महज 3 दिनों का वक्त बचा है और पहले राउंड में बढ़त बनाने का दावा कर चुकी बीजेपी दूसरे राउंड में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा बीजेपी के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली और जनसभा में जुटे हैं और बंगाल के अपराधियों पर जल्द ही यूपी वाला फॉर्मूला लागू करने की गारंटी दे रहे हैं। बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। बंगाल में योगी के मुद्दे फिक्स। पहले चरण से दूसरे चरण तक योगी के तर्कस में कई चुभने वाले तीर हैं। योगी लगातार बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू उत्पीड़न, महिला अत्याचार, लैंड माफिया, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं और ममता सरकार के साथ साथ टीएमसी के गुंडों पर शब्दों के बुलडोजर चला रहे हैं। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार के पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि ममता जाने वाली और बीजेपी आने वाली। ये बात योगी भी मान रहे हैं, इसीलिए पहले राउंड में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। हालांकि अभी दूसरे दौर की वोटिंग बाकी है और सबसे बड़ी बात कि 4 मई को वोटों की काउंटिंग बाकी है। अब देखना है कि बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस और बाबा का बुलडोजर वाला दांव कितना सटीक बैठता है। यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। रिपोर्ट जी मीडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है आरएसएस और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और उसकी खुफिया एजेंसी खौफजदा है। दरअसल नोएडा से यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए आतंक के मोहरों ने खुलासा किया है कि उन्हें आरएसएस के दफ्तरों पर बड़े हमले का टारगेट दिया गया था और यह पूरा नापाक मंसूबा पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आतंकी हैंडलर्स ने तैयार किया। भारत में आरएसएस के खिलाफ मुनीर आर्मी का क्या है पूरा कच्चा चिट्ठा, देखिए इस रिपोर्ट में।
यूपी से दिल्ली तक आरएसएस पर आतंकी नजर। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। हिंदुस्तान के स्वयंसेवक संघ से डर गई मुनीर ब्रिगेड। इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म, आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति के मार्गदर्शन पर देश और दुनिया की सेवा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। मगर इसी आरएसएस से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खौफ खाने लगी है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरएसएस को टारगेट करने के लिए मुनीर के कमांडरों ने बड़ा मंसूबा बांधा था। आरएसएस को टारगेट करने के लिए आईएसआई ने तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान को अपना मोहरा बनाया था। शहजाद भट्टी ने इनको लखनऊ और दिल्ली के तमाम आरएसएस दफ्तरों की रैकी करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग दफ्तरों की रैकियां की थी। ऐसे में इनको हमला करने के लिए हैंड ग्रेनेड और AK-47 दी जाने वाली थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आईएसआई के मिशन आरएसएस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कबूल किया है कि लखनऊ और दिल्ली में आरएसएस के दफ्तरों पर हमला करने की उनकी प्लानिंग थी। दोनों संदिग्धों ने आरएसएस कार्यालय की रेकी भी की थी। इनको जल्द हमला करने का दिन और समय बताया जाना था। आईएसआई ने दोनों संदिग्धों के जरिए AK-47 और हैंड ग्रेनेड से हमले का प्लान बनाया था। दोनों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट ने दिल्ली और लखनऊ के आरएसएस ऑफिस पर धमाका करने का टारगेट दिया था। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के केशव कुंज स्थित आरएसएस दफ्तर में वो हमले की साजिश रच रहे थे और इन दोनों से अभी भी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान के निशाने पर कुछ बड़े बड़े VIP भी थे। टारगेट किलिंग का उन्हें टास्क दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यूपी ATS की गिरफ्त में आए तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान के पास से दिल्ली और लखनऊ के कई अहम ठिकानों के नक्शे बरामद हुए हैं। दोनों संदिग्धों के मोबाइल से कई सरकारी इमारतों की तस्वीरें भी मिलने की जानकारी है। साथ ही तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान ने माना है कि उसने संघ के कार्यालय की रेकी भी की थी, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक आरएसएस दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसएस दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षाकर्मी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए यहाँ पर छानबीन और तलाशी कर रहे हैं। और चूंकि पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरएसएस दफ्तर जो दिल्ली के केशव कुंज इलाके में है, वहाँ पर बाकायदा यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए चेकिंग और तलाशी ली जा रही है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ इस बड़ी आतंकी साजिश में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रही थी। आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। तुषार और हिजबुल्लाह खान को टारगेट ग्रेनेड अटैक का असाइनमेंट दिया गया था, तो समीर खान को दीवारों पर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही इन पाकिस्तानी मोहरों की टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना थी। इसके बदले इन्हें 50,000 रुपये एडवांस और 2.5 लाख रुपए बाद में देने का लालच दिया गया था। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। इस स्लीपर सेल का मकसद भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना था। साथ ही इस नेटवर्क के निशाने पर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग भी थे। लेकिन पाकिस्तान के इन तमाम नापाक मंसूबों को योगी के धुरंधरों ने धराशायी कर दिया। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ योगी फोर्स ने पाकिस्तान की टेरर आर्मी के नापाक मंसूबों को फेल कर दिया, दूसरी तरफ यूपी के अपराधियों का भी बुलेट से इलाज कर रही है। बीती रात बांदा से हापुड़ तक 2 हत्यारों को योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद असलम आपको बताया कि एक व्यापारी की हत्या कर भागा था, तो नौशाद की तलाश गोकशी के दर्जनों मामले में थी और आखिरकार कल दोनों को योगी फोर्स ने धर दबोचा। यूपी में अपराधियों का इलाज बारूद वाली पीतल की गोली से होता है। योगी फोर्स की बुलेट से क्रिमिनल्स का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। सीएम योगी जो कहते हैं उनकी फोर्स वो करके दिखाती है। खासकर जब योगी फोर्स के इकबाल पर सवाल उठे तो गोली और तेजी से चलती है। ये तस्वीरें यूपी के बांदा की है, जहां एक सराफा व्यापारी की सरेआम बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में गुस्सा भर दिया। लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये बात भला योगी फोर्स कैसे बर्दाश्त कर सकती थी।
बांदा पुलिस के अधिकारियों ने पहले नाराज लोगों को शांत कराया, फिर योगी फोर्स की टीम हत्यारे की तलाश में निकल पड़ी और महज 2 घंटे के भीतर इस हत्याकांड के गुनहगार असलम को घेरकर उसके दोनों टांगों में पीतल ठोक दिया। इसी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो परिवारजन है उनसे पुलिस टीम लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। उनसे तहरीर प्राप्त कर समीचीन धाराओं में थाना बबीरू में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। योगी फोर्स के सामने आने से पहले असलम के हौसले कितने बुलंद थे, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि ये वारदात बेहद मामूली बात पर अंजाम दी गई थी। दरअसल असलम और व्यापारी तेज प्रताप पड़ोसी हैं। दोनों के बीच एक दिन पहले कहासुनी हुई। इसी बात पर असलम ने उनकी हत्या कर दी। तेज प्रताप के सीने में तमंचा सटाकर गोली मार दी, मगर योगी फोर्स की गोली खाने के बाद असलम की गर्मी पूरी तरह शांत हो गई और असलम लंगड़ा बनकर पुलिस वालों के कंधों पर टंगा नजर आया। बांदा में व्यापारी का हत्यारा असलम गोली खाकर पकड़ में आया तो हापुड़ का नौशाद योगी फोर्स के बुलेट ट्रीटमेंट के डर से घिरते ही सरेंडर हो गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा नौशाद लंबे वक्त से गौवध निवारण अधिनियम में फरार था। इस पर मेरठ, हापुड़, बागपत में 24 केस दर्ज है, जिसमें गौवध, पशु क्रूरता और हत्या के प्रयास का मामला शामिल है। मगर हापुड़ पुलिस ने आखिरकार इस शातिर अपराधी को घेरकर गिरफ्तार कर ही लिया, क्योंकि सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि यूपी में गौमाता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। गौ तस्करों पर योगी फोर्स बुलेट ही नहीं चलाती है, उन्हें इलाके से बाहर भी कर देती है, जिसकी बानगी कुशीनगर में नजर आई। यहाँ गौ तस्करी में शामिल एक अपराधी को डुगडुगी बजाकर जिला बदर कर दिया गया। वैसे भी योगी का मैसेज क्लियर है कि अपराधी या तो यूपी छोड़ दें या फिर उन्हें दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच टीएमसी डबल टेंशन में पड़ गई है। पहली टेंशन ये कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आईएसएफ मेंबर पर हमले का आरोप लगा है, जबकि दूसरी टेंशन बंगाल के अलग अलग इलाकों में पीडीएस घोटाले में ईडी की रेड है, जो सुबह से लगातार चल रही है। बंगाल की कोलकाता, बर्धमान, हावड़ा 9 जगहों पे ईडी की तरफ से छापामारी चल रही है। बंगाल का राशन घोटाला, ममता के गले की फांस। दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ रेड। बंगाल में चुनाव के बीच ईडी के छापों ने ममता सरकार की मुसीबत डबल कर दी है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी के ताबड़तोड़ छापों ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। गरीब का राशन डकारने वाले घोटालेबाज खौफ में है। ईडी की तरफ से बहुत बड़ी छापामारी चल रहा है बंगाल में। बंगाल की कोलकाता, बर्धमान, हावड़ा 9 जगहों पे ईडी की तरफ से छापामारी चल रहा है। देख रहे हैं मेरे पीछे में कोलकाता की ब्रह्मपुत्र रोड, वहां पर व्यवसायी के घर छापामारी चल रहे है। गेहूं की जो घोटाला है वह उसकी जांच चल रही है ईडी की तरफ से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े राशन घोटाले में ईडी ने कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान समेत 9 जगहों पर छापेमारी की। उत्तर 24 परगना और हावड़ा में 4 जगहों पर ईडी की तलाशी अभियान जारी। दक्षिणी हावड़ा के सुभाष रोड इलाके में मौजूद सागर साहा के घर और गोडाउन में रेड पड़ी। वहीं पार्था साहा और राजीव साहा दोनों भाइयों के घर पर ईडी ने छापेमारी की। समीर चंद्र के जायोगाछी नेताजी रोड वाले घर पर तलाशी के साथ साथ उनके दुकान में भी तलाशी चल रही है। ये सभी चावल व्यापारी हैं। आरोप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को बड़े पैमाने पर गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा गया। ईडी के मुताबिक इन गेहूं को सप्लायरों, लाइसेंस प्राप्त वितरकों, डीलरों और बिचौलियों की मिलीभगत से गलत तरीके से कम कीमतों पर खरीदा गया था। ईडी के मुताबिक इस पूरे खेल में आरोपियों ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई। फिलहाल ईडी की तलाशी जारी है और छापेमारी के बाद कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची नदिया जिले की शांतिपुर विधानसभा सीट पर। वही शांतिपुर जो दुनिया में अपने तांत कपड़ों के लिए मशहूर है। इस सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव के आखिरी चरण में यहां का माहौल कैसा है, देखिए प्रमोद शर्मा के साथ चुनावी दूरबीन में। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं पहुंच गया हूं तांत नगरी यानी शांतिपुर विधानसभा सीट और यहां से जी न्यूज की यह चुनावी दूरबीन आपको दिखाएगी कि तांत नगरी में तांत का कारोबार करने वालों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ हुई है तो सिर्फ तांत के नाम पर सिर्फ सियासत। तो चलिए विनायक चलते हैं और शुरू करते हैं शांतिपुर से यानी तांत नगरी से चुनावी दूरबीन। यहाँ पर टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं ब्रजकिशोर गोस्वामी, वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं और स्पिरिचुअल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। यहाँ पर प्रचार के दौरान हमें मिल गए। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर छांव है, आगे धूप है और ऐसी ही सियासत की डगर होती है। चलिए चलते हैं गोस्वामी जी के पास। तैयार हैं आप दूरबीन के लिए? एकदम। सवालों से बच जाना। नहीं, ऐसा कोई सवाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मुझको कोई दिक्कत दे। चलिए शुरू करते हैं। थाम लीजिए, ये दूरबीन है। सबसे पहला मेरा सवाल है, यहाँ पर शांतिपुर में मुकाबला आपको कैसा दिख रहा है गोस्वामी जी? ये पूरा एकदम 83 वर्ल्ड का फाइनल हो रहा है। हा? एकदम। फिर से सेट करिए दूरबीन को, देखते हैं। ओह, 83 का वर्ल्ड कप दिख रहा है। 83 का वर्ल्ड कप दिख रहा है। क्यों? वैसा ही हो रहा है। मैं यहाँ पे मदन लाल हूँ, मेरा कपिल देव है, अभिषेक बंदोपाध्याय और मेरा महेंद्र अमरनाथ है, ममता बनर्जी। क्या आप बात कर रहे हो? एकदम पूरा जीतेंगे। बीजेपी को आपने वेस्ट इंडीज बना दिया? एकदम पूरा वेस्ट इंडीज, ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन टीएमसी पे आरोप लगता है कि भाई वो एम फैक्टर की तरफ ज्यादा झुकती है। इसमें देखिए, बताइए। अच्छा, हाँ हुआ है। तो शाहनवाज हुसैन को किसने मिनिस्टर बनाया था? हाँ। कौन पार्टी ने? मुख्तार अब्बास नकवी किस पार्टी से थे? आप भूल गए? 1999 का NDA 1 गवर्नमेंट का हाँ। कौन था मिनिस्टर? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। भूल। दिक्कत क्या थी? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी है, हम भी है। और वो लोग बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी के साथ बहुत ज्यादा मिल मोहब्बत बनाते हैं। तो एक बात आप मुझको बोलिए, दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया कौन चीफ मिनिस्टर दिया है? ममता बनर्जी। बीजेपी कहती है, इसमें देखिए कि हमें दुर्गा पूजन, रामनवमी के जुलूस के लिए, इसमें देख के बताइए, परमिशन लेनी पड़ती है। कौन सा परमिशन? राम। अच्छा, हाँ। हावड़ा में जो राम राजा तला है, हाँ। वहाँ पे जब से राम जी का पूजा हो रहा है, हाँ। मुझको तो दिखाई दे रहा है तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ। देखिए, मेरा जो उम्र है ना, हाँ। उससे 6 साल बड़ा है ये बीजेपी, सिर्फ 6 साल। तो वो क्या हम लोगों को रामनवमी बोलेगा, सिखाएगा? आपको पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा? एक बार पहुंच लीजिए, ऐसे पहुंच लीजिए। नहीं, प्लेयर पसीना पूछता नहीं। अच्छा, ऐसे में बॉल में लगा। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है, गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में अपने आप को कूल रखने के लिए पीजिए रियल एक्टिव कोकोनट वाटर, जो है ताजगी से भरपूर हाइड्रेशन के साथ शुगर फ्री। पश्चिम बंगाल में सियासत सड़क पर हो रही है क्योंकि नेताजी वोट मांगने के लिए सड़क पर पैदल पैदल चलते नजर आ रहे हैं और दूरबीन की नजर हर एक सीट तक पहुंच रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी कैंडिडेट। मैं उनके पास चल रहा हूं और दूरबीन पर बातचीत करूंगा कि उनको क्या नजर आ रहा है। टीचर है, बहुत टीचर की नौकरी की है। हाँ, टीचर की नौकरी की है। इस बार किसको पाठ पढ़ाएंगे? सियासी सबक किसको सिखाएंगे? सबक इसके से कहेगा, समझे चलो। हाँ। जरा देश के लिए भाबू।
देश के लिए सोचो। हाँ। ये भी उसको सबक सिखाता है। दूरबीन के लिए तैयार है देखने के लिए? हाँ। पकड़ लीजिए। हाँ। बताइए 4 तारीख के बाद शुभेंदु भाई कहाँ दिख रहे हैं आपको? ओ राजभवन देख रहा है। क्या कर रहा है? वो राजभवन के मिनिस्टर की कुर्सी में बस रहा है। सीएम के। हाँ दिख रहा है। अच्छे ठीक से सेट करिए। हाँ। ठीक से सेट करिए। हाँ ठीक है, तो दिख रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री बन रहा है? हाँ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन रहा है। और ममता कहाँ गई? ममता दूरबीन से देख रहा है। कहीं दूरबीन से नहीं देख कोई। कहाँ चली गई? ना कहीं तो मैं देखा नहीं है। सपन भाई ये तात नगरी है चलते चलते, लेकिन जो तात का कारोबार करते हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है। ये क्यों है? कौन जिम्मेदार है? उसको तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट उसको खा लिया। इसको ये सब्सिडी, जिसका सब्सिडी है ना, जिसका वो तो खा लिया। उसके बाद जो भी दादी के लिए जो भी ये आता है, सुजग आता है, उसको तो बंद कर दिया। चलिए अब मैं जनता के पास जा रहा हूँ। हाँ। ये तात नगरी है और दूरबीन पर हमसे इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी कैंडिडेट। अब हम चलते हैं तात नगरी, जहां पर यहाँ के जो कारीगर हैं उनका रोजगार मंदा होता जा रहा है। जनता से बातचीत करेंगे क्योंकि नेता के बाद अब जनता की बारी है। चलिए चलते हैं विनायक। चुनावी दूरबीन, अब तात से जुड़े लोगों से हम बातचीत करेंगे। शांतिपुर में तात का धंधा कैसा चल रहा है? तात का धंधा तो बहुत डाउन चल रहा है अभी तो। मीटर डाउन है? अभी इलेक्शन के लिए ऐसा हो रहा है और भी डाउन हो गया तो जीएसटी के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया हम लोगों का। बताइए तात का कारोबार कैसा चल रहा है? नहीं चलेगा, मजदूरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मजदूरी पैसा नहीं होगा। मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बाजार खूब खराब है। ममता वालों से मोदी वालों से? ममता दूर हटो। मोदी ठीक है। लोगों का धंधा कैसा चल रहा है? लोग अभी तो जो तात का हमारा जो शिल्प है, देखते रहिए। हाँ शिल्प है। हाँ। इसका थोड़ा दुरावस्था है। हाँ। लेकिन हमारा जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत हेल्प किया है ताती के लिए। चुनावी दूरबीन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा सीट से और दिखाएंगे वहां का आखिरकार चुनावी माजरा क्या है। राजनीति में अब बात राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की बगावत पर मचे घमासान की, जहां इस वक्त दिल्ली से पंजाब तक सियासी पारा हाई है। इस बीच बीजेपी ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। गद्दार शब्द पर गदर क्यों मचा? दिल्ली से पंजाब तक पूरी हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सांसदों की बगावत पर सवाल। जालंधर से लेकर दिल्ली तक बवाल। आम आदमी पार्टी में मची यह हलचल महज एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी तख्ता पलट है। राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों के पाला बदलने के बाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ पंजाब के जालंधर में हरभजन सिंह के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया, घर की दीवार पर गद्दार लिख दिया, तो दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। मंत्री परवेश वर्मा ने एक बंगले की तस्वीर जारी की और दावा किया कि केजरीवाल का बंगला महल से कम नहीं, आपका मतलब यानी आलीशान आदमी पार्टी। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। ये आज देखकर समझ आता है। दिल्ली में जब केजरीवाल की सत्ता थी तब भी बीजेपी ने शीश महल वाला मुद्दा बनाया था। अब फिर एक बार बीजेपी ने केजरीवाल के नए घर का मुद्दा उठाया तो आपका जवाब भी सामने आया। आम आदमी पार्टी ने नए बंगले की तस्वीर को फर्जी बताया और मानहानि का केस करने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। हम केजरीवाल का घर जनता के लिए खोलने को तैयार हैं। क्या सीएम रेखा गुप्ता जनता को अपना घर दिखाएंगी? क्या मंत्री परवेश वर्मा अपना घर जनता के लिए खोलेंगे? फर्जी तस्वीर जारी की गई, ये बंगला केजरीवाल का नहीं है।
कुल मिलाकर बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर आपको घेर रही है, तो वहीं आप भी बीजेपी से जुड़ने वाले सांसदों को गद्दार बताकर अपनी सियासी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये 7 सांसद नहीं, ये 7 गद्दार हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। इन गद्दारों ने उस पार्टी का साथ छोड़कर उस पार्टी का साथ देना जरूरी समझा जिसने हमेशा पंजाब के लोगों को आतंकवादी बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर कर इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी। पार्टी का कहना है कि ये सांसद एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आते हैं। नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी के 2/3 सांसदों का टूटना जरूरी है, वरना उनकी सदस्यता चली जाती है। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं और 7 का आंकड़ा इस तकनीकी पेंच में फंस सकता है। हालांकि राघव चड्ढा अपने फैसले को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता की डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर। हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी। 7 बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रणनीति कितनी कारगर होगी, इस जंग में आगे क्या मोड़ आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात जंगी मोर्चे की, जहां 56 दिन बाद भी मिडिल ईस्ट में एक नई तबाही का काउंटडाउन जारी है। इस्लामाबाद में बातचीत का इंतजार हो रहा है, लेकिन कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। आखिर ये डेडलॉक क्यों डराने वाला है? लगातार बढ़ती अमेरिका की सैन्य तैयारी क्या बता रही है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। अपनी शर्तों पर अड़ा ईरान, ट्रंप का बारूदी प्लान, हॉर्मुज पर धमकी, एक और जंग की तैयारी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इस बारूदी जंग के 2 महीने पूरे होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच सबसे ज्यादा तड़प रहा है पाकिस्तान। दरअसल ट्रंप की चमचागिरी में शहबाज और मुनीर ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी तरह से ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आए, स्थायी शांति समझौता हो और हॉर्मुज का रूट खुले। तेहरान से बीजिंग तक दौड़ भागकर मुनीर ने किसी तरह ईरान की लीडरशिप को इस्लामाबाद आने के लिए राजी किया, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। आसिम मुनीर और पाक विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि आसिम मुनीर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच चीन के नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। खबर है कि इस बीच अमेरिकी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच सकता है, लेकिन दोनों तरफ से बातचीत आगे बढ़ने पर स्थिति साफ नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान डील ऑफर करने वाला है, लेकिन उन्हें डिटेल नहीं पता। उधर ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी, तब तक कोई बात नहीं होगी। ईरान अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन हॉर्मुज में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले ट्रंप ने ईरानी बोट को मारने का आदेश दिया, अब ईरान ने मिलिट्री एक्शन की फाइनल वार्निंग दे दी। ऐसे में सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान के पास समझौते का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, परमाणु कार्यक्रम हो या हॉर्मुज का सवाल, कहीं पर कोई सहमति नहीं बन रही, तो बेगानी शादी में दीवाना अब्दुल्ला बनकर घूम रहा पाकिस्तान कर क्या लेगा? कुल मिलाकर मुनीर एंड कंपनी सिर्फ ट्रंप का ऑर्डर बजाने और अपना सिर बचाने की मुहिम में लगी है। इसका अंदाजा लगाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की तैयारी बता रही है कि बैकग्राउंड में कुछ और ही कहानी चल रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के बाद सबसे बड़ी तैनाती की है। इराक पर हमले के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप। 23 साल में एक बार एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे गए हैं। हजारों सैनिकों के साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। 12 वॉरशिप और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। समुद्री और जमीनी ऑपरेशन के लिए 2500 से ज्यादा मरीन्स, F-35, F-22, F-15 ई स्ट्राइक ईगल जैसे घातक एयरक्राफ्ट। कुल 55,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान अलर्ट पर हैं। संकेत साफ हैं कि बातचीत एक धोखा है। ट्रंप के मन में कुछ और ही चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान एक ऐसी निर्णायक जंग के मुहाने पर खड़े हैं जहां से लौटना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। अगर ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ईरान ने अपना इरादा नहीं बदला, तो इस विवाद का फैसला महाविनाश से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं पड़ोसी पाकिस्तान का हाल, जहां इस वक्त पीएम शहबाज और जनरल आसिम मुनीर की अंधेरगर्दी चल रही है। एक तरफ ट्रंप की गुलामी में शहबाज सरकार ने एक हफ्ते से रेड कारपेट बिछा रखा है, यहां शांति वार्ता होने वाली है, लेकिन इस बीच आवाम की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता के ऊपर शहबाज सरकार ने कौन सा नया बम फोड़ा है? आखिर पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। न अमेरिका ने कोई प्लान बताया, न ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ, लेकिन पाकिस्तान में करीब एक हफ्ते से रेड कारपेट बिछाकर रखा गया है।
पाकिस्तान की जनता और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, खुद को शांतिदूत बताने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा माहौल बना रखा है जैसे अमेरिका ईरान युद्ध की सारी नीतियां इस्लामाबाद से ही तय हो रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाकेबंदी की गई है, 20,000 जवानों की तैनाती की गई है, स्कूल कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम के आदेश हैं, रेड जोन में गाड़ियों की एंट्री नहीं है, 5 दिन पहले होटल खाली करा लिया गया। अभी तक बातचीत का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। टॉक के नाम पर मुनीर शहबाज की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कंगाली में महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तानियों पर नया बम फोड़ दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हालात ये हैं कि अब तो पाकिस्तान में जनता ने शहबाज एंड मुनीर कंपनी से उम्मीद छोड़ दी है। कोई कह रहा है ये कभी रुकने वाला नहीं है, आगे और मुसीबत आने वाली है, तो कई लोग अपने निजी वाहन छोड़कर काम चला रहे हैं। युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हैं और शहबाज सरकार बेबसी का रोना रो रही है। लेकिन पाकिस्तानियों की यही एक समस्या नहीं है। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से भी आवाम खून के आंसू रो रही है। और अब बात पाकिस्तान की, एक और टेंशन की। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक की जड़ें हिला दी। बहावलपुर से लेकर आतंकी ठिकानों तक तबाही का मंजर दिखा। और अब सवाल है कि क्या आतंकी मसूद अजहर का अंत करीब है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर की हालत गंभीर है। यही नहीं, धुरंधर के खौफ से मसूद अजहर अंडरग्राउंड हो गया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का मुख्य ठिकाना, जहां कभी आतंकी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, अब वही इलाका ऑपरेशन सिंदूर के बाद बर्बाद हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन सटीक हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के कैंप तबाह हो गए थे। यही नहीं, इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 सदस्य मारे गए थे, जिसकी पुष्टि खुद जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद इलियास ने की थी। अब खबरें ये भी हैं कि मसूद अजहर की हालत गंभीर है और वो लंबे समय से संगठन के सामने नहीं आया है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो सदमे में चला गया।